हेलो दोस्तों, आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में झारखंड जेईई के लिए जनरल इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट 1। हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन द सर्किट शो इन द गिवन फिगर। इस सर्किट में v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 10 वोल्ट गिवन है, 2 वोल्ट गिवन है और 6 वोल्ट गिवन है और इस 3 ओम पर आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 9 ओम है रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स के रूल्स को पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स का रूल कुछ होते हैं, उसे आपको पता रहेगा तो ये सर्किट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वोल्टेज सोर्स के 5 रूल है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में कनेक्शन रहता है, यदि वोल्टेज सोर्स आपको देखिए यहाँ वोल्टेज सोर्स है, ये 2 वोल्ट सोर्स हमारा क्या है सीरीज़ में कनेक्टेड है। टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसे V1 मान लिए और ये V2 है। इस केस में इक्विवेलेंट जो हमारा सर्किट मिलेगा, जब हमारा टर्मिनल सेम रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे। तो सीरीज में जब वोल्ट रहेगा वोल्टेज तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 और टर्मिनल क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा और नेगेटिव, ये इक्विवेलेंट आपको सर्किट मिल जाएगा। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड, यदि सीरीज में डिफरेंट टर्मिनल रहेगा तब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रहता और नीचे केस में मान लेते हैं यहाँ पर आपको इस केस में टर्मिनल आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है यहाँ पर, तो ये डिसिमिलर हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, डिफरेंट, हम यहाँ पर डिफरेंस करेंगे। तो जब हमारा इक्विवेलेंट हम सर्किट की बात करते हैं इस केस में, तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा उससे हम उस छोटा वाला को क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कि V1 हमारा ग्रेटर है V2, तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो हमारा आ जाएगा V1 माइनस V2। यदि V2 ग्रेटर आता तो V2 माइनस V1 करते हैं और जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहता उसी का हम टर्मिनल यहाँ पर लिखते हैं, टर्मिनल साइन। तो टर्मिनल साइन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, V1 का बड़ा है तो यहाँ V1 का हम टर्मिनल साइन लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका सेकेंड रूल हो गया वोल्टेज सोर्स का। नेक्स्ट थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल में बोलता है कि यदि आपका वोल्टेज पैरेलल कनेक्टेड है तो V1 और V2 क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपका ये सर्किट है, यहाँ पर आपको ये V1 है, इसका टर्मिनल साइन पॉजिटिव नेगेटिव है और इसी सर्किट में एक और वोल्टेज सोर्स हमारा पैरेलल कनेक्टेड है, ये V2 है, टर्मिनल साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस केस में आपका जो V1 और V2 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, V1 इक्वल्स टू V2। यह आपका थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल बोलता है यदि आपके वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हैं, ये V1 है और इसके साथ हमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस सर्किट में, ओके, ये R मान लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस R को, R जो ओम है रेजिस्टेंस को, इसे हम रिडक्शन कर सकते हैं रिडक्शन रूल से। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सर्किट लिख सकते हैं V और ये R को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ये आपका फोर्थ रूल है। और फिफ्थ रूल है, यदि हमारे रेजिस्टेंस की जगह पे कोई करेंट सोर्स रहता, फॉर एग्जांपल हमारे सर्किट है, इस सर्किट में हमारा वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर करेंट सोर्स आपको लगा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम जब ड्रॉ करेंगे तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं।
ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बट एक और आपको याद रखना होगा कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूल जो सेटिस्फाइड होता है वो आपको लीड के केस में सेटिस्फाइड होता है। लीड क्या है, तो आप लोग को पहले पढ़े होंगे सोर्स और लीड। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख लीजिए, ये आपका थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। मैं लीड बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली लीड आपको कुछ भी नहीं है। देखिए एक्चुअली हमारे पास क्या होता है ना कि सोर्स हमारा दो टाइप के होते हैं, ठीक। एक्चुअली हमारे पास सोर्स जो होते हैं, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्किट है और यहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यदि हमारा जो करंट है वो हमारे पास लीव होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल से लीव होता है, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक। और पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट लीव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोर्स की तरह काम करेगा। मीन्स दैट की डिलीवरिंग पावर, ये क्या हो जाएगा, डिलीवरी पावर की तरह वर्क करेगा। और यही आपका टर्मिनल, ये यहाँ पर आपका है क्या, वोल्ट सोर्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। और यदि करंट हमारा यहाँ पे जो लीव करेगा वो नेगेटिव साइड से लीव करेगा, मीन्स दैट कि इंटर किस साइड से करेगा, पॉजिटिव साइड से। तो यही केस हमारा क्या होता है, लीड होता है। इसे हम बोलते हैं लीड केस। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व पावर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्विंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूल हम बताएं वोल्टेज सोर्स का, वो वर्क करेगा, सेटिस्फाइड होगा इस केस के लिए। ओके, तो चलिए अब इस हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, ये दोनों हमारा सीरीज कनेक्शन है। और यहाँ पर हमारा टर्मिनल देखिए क्या है, डिसिमिलर है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसे हम माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा वो 8 वोल्ट हो जाएगा सीरीज केस में। ओके, और हम टर्मिनल किसका लिखेंगे, पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, 10 वोल्ट का। अब हम यहाँ पर फोर्थ रूल अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ रूल अप्लाई करेंगे तो आर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सेम हम क्या करेंगे, 9 एम्पियर को भी हम रिड्यूस कर देंगे, तो इसको भी हम रिड्यूस कर दिए, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा इस तरह से। ओके, ये हमारा 3 ओम है और यहाँ पर कितना है, 6 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए यह पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर केस हो गया। तो जब सिमिलर केस होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा इस तरह से मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14 वोल्ट और यहाँ पर आपका लोड हो गया 3 ओम। ओके, ये 14 वोल्ट है और ये 3 ओम है। अब इसी पास हमें क्या करना है, V का वैल्यू फाइंड करना है, ये कितना वोल्ट है। तो अब देखिए ये दोनों हमारा जो है पैरेलल कनेक्शन है। तो अभी मैंने रूल बताया था थर्ड रूल कि V1 और V2 क्या होगा, इक्वल होगा। यदि हम ये इसको मान लेते हैं V1 ऐसे मानते हैं V2, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो V1 = V2 होगा। तो इस केस में हमारा जो V2 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 14 वोल्ट। तो राइट आंसर हमारा V का क्या हो जाएगा, 14 वोल्ट। तो राइट आंसर इस पर क्या होगा, C। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स का रूल यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने सर्किट से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया क्योंकि सर्किट से हमेशा 2 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सर्किट से ही 3 से 4 क्वेश्चंस लिए हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपका इसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ भी इन द सर्किट सो इन द गिवन फिगर। यहाँ पर भी आपको क्या है, भी का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी हमारा दिया हुआ है, ये 3 एम्पियर है। तो इस जगह पर आप मेश एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। मेश एनालिसिस मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लूप बनता है, फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप। तो फर्स्ट लूप में हम करंट मान लेते हैं I1 और सेकेंड लूप में करंट हम मान लेते हैं I2। ओके, तो I1 में देखिए फर्स्ट लूप पे आपको करंट गिवन है 3 एम्पियर सर्किट में दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि यदि हमारा जो लूप है, लूप में यदि करंट हमें गिवन रहेगा तो उस केस में हम KVL लो यूज़ नहीं करेंगे, KVL इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट I1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू आपको हो जाएगा 3 एम्पियर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अब सेकेंड लूप का बात करेंगे। सेकेंड लूप में देखिए वोल्टेज कितना दिया हुआ, 3 वोल्ट। और यहाँ पर हम मानते ये हमारा I2 जो है वो इस तरह से इंटर क्लॉकवाइज जाएगा। इस केस में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, वो हमारा लीव कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से लीविंग करेगा तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इक्वेशन में लिखेंगे 3 वोल्ट इक्वल्स टू। अब हमें वोल्टेज कहाँ कहाँ से मिलेगा, इस 1 ओम पर और इस हमारा 1 ओम पर। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ पर आपको 1 ओम दिया हुआ है, हम I2 है तो I2 हम ले सकते हैं। तो इस केस का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 इंटू R कितना 1 ओम। ओके, प्लस अब हम सेकेंड का बात करेंगे इस 1 ओम पर। इस 1 ओम पर देखिए यहाँ से I1 जा रहा है और इस पर से I2 जा रहा है। तो I2 माइनस I1 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे I2 माइनस I1। ये हमारा करंट सोर्स है। दोनों करंट सोर्स को हमारा एक्चुअली डायरेक्शन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। एक हमारा अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो I1 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। I2 को हम पॉजिटिव माने हैं तो I2 माइनस I1 कर दिए इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, तो 1 ओम से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से आपको वोल्टेज मिल गया। अब इसे ऐड करेंगे तो 3 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू में पता है कि I1 कितना है, 3 एम्पियर है। I1 कितना है आपका, 3 एम्पियर। तो I1 के जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वल टू I2 इंटू 1 करेंगे तो I2 ही मिलेगा, प्लस I2 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, माइनस I1 का वैल्यू 3 एम्पियर हम पुट कर दिए। ये हमारा I2 है। I2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2I2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2I2। और 3 यहाँ पर इधर आ जाएगा, ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इक्वल्स टू 2I2। तो यहाँ से हमारा I2 का वैल्यू मिल गया 6 से हम 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो आपको I2 जो हमारा है इस लूप में I2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वोल्ट फाइंड आउट करना है, किस पर, इस पर। तो आप आराम से यदि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट पता है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज का टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है तो I कितना है, 3 एम्पियर, 3 इंटू R कितना, 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 वोल्ट। तो इस सर्किट पर हमारा जो वोल्ट का वैल्यू कितना हो गया, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इससे हम 2 चीज़ निकाल सकते हैं। एक तो यदि करंट पूछता तो करंट हम डायरेक्ट मेश एनालिसिस यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यह करंट ना पूछकर वोल्टेज पूछा है तो हम वोल्टेज आराम से इससे निकाल दिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस करके हम वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से हमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शो इन द गिवन फिगर। देखिए यहाँ पे भी आपका एक सर्किट दिया हुआ और इसमें भी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। बट इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे करंट सोर्स दिया हुआ है। देखिए 10 एम्पियर दिया हुआ है, इस जगह पे आपको 2 एम्पियर दिया हुआ, 4 एम्पियर दिया हुआ है। एक ही हमारा क्या है,
वोल्टेज सोर्स है। जैसे हम प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स था और एक हमारा करंट सोर्स था, तो हम उसे रिडक्शन प्रोसेस से रिड्यूस करके सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हमारे पास करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स के रूल थे 5, उसी तरह हमारे पास करंट सोर्स के भी 5 रूल होते हैं। उसी रूल को यूज करके इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर आपको ध्यान रखना होगा फर्स्ट रूल करंट सोर्स का। ओके, यहाँ पर यदि हमारे पास लेट एग्जाम्पल यह हमारे पास I1 है। ओके, और इसमें हमारा सर्किट में I2 कनेक्टेड है। तो I1 और I2 यदि पैरेलल में रहेगा, जैसे वहाँ पे सीरीज में था तो ऐड हो रहा था, वोल्टेज सोर्स सीरीज में था तो ऐड हो रहा था। करंट सोर्स यदि हमारे पास पैरेलल केस में रहेंगे तब ऐड होंगे, यदि सीरीज में रहेंगे तो इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे I1 I2 क्या है, पैरेलल केस है। तो इस केस में हम टर्मिनल दोनों का सेम मानते हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, जो हमारा इक्विवेलेंट हमारा करंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ऐड होके मिलेगा I1 प्लस I2। सेकेंड रूल है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, यदि हमारे पास इसका डायरेक्शन चेंज होता तब क्या करते, तब हमें डिफरेंस करना होता। तो हमें करंट सोर्स यदि पैरेलल कनेक्टेड रहेगा और डायरेक्शन हमें क्या होगा, डायरेक्शन हमें डिफरेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपर डायरेक्शन में जा रहा और ये लोअर डायरेक्शन में जा रहा है। ये I1 मान लेते हैं और इसे I2। I1 यदि ग्रेटर है I2 से, तो इस केस में हमें जो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, एक अपर डायरेक्शन में है एक लोअर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो करंट मिलेगा उसे हम डिफरेंट करके लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 क्योंकि हमारे पास I1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यदि यहाँ पर I2 बड़ा रहता तब I2 ग्रेटर रहता I1 से, तो इस केस में हम I2 माइनस I1 करेंगे, I2 माइनस I1। ओके, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल भी देखते हैं। थर्ड रूल बोलता है कि यदि हमारे पास करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक, I1 और I2, इसका डायरेक्शन भी अपर डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन अपर डायरेक्शन है। तो इस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट करंट होगा वो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू I2 होगा। ये रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड रूल है। फोर्थ करंट सोर्स का रूल देखिए। फोर्थ में यदि हम देखिए वहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स में पैरेलल था तब हम रिडक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे थे। इस केस में यदि सीरीज में रहेगा तब जाकर हम रिडक्शन टेक्निक यूज़ करेंगे इन केस ऑफ द लीड के केस में बता रहे हैं। यह हमारा जो जितना भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल सर्टिफाइड किसके लिए होता है, लीड के केस में। तो यहाँ पर देखिए यदि हमारे पास करेंट सोर्स में रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे करंट सोर्स है, ये R मान लेते हैं और यहाँ पर I। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करके हम कैसे लिख सकते हैं, रिडक्शन टेक्निक यूज करके इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यह हमारा प्रोसेस होगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ रूल है, यदि हमारे पास यहाँ पर R के जगह पर वोल्टेज सोर्स यदि हमारा कनेक्टेड रहता इन केस सीरीज में, ओके, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करके इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल हमारा किसके लिए सेटिस्फाइड है, ओनली लीड केस में। तो अब यही पांचों रूल यूज करके हम इस हम सर्किट को ड्रॉ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर है और यह हमारा 5 ओम है। तो
तो यहाँ पर हम 5 ओम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसे हम रिड्यूस कर दिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 10 एम्पियर और 2 एम्पियर किस केस में है, पैरेलल केस में। पैरेलल केस में क्या बताते हैं, या तो ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। इसका डायरेक्शन अपर डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन दोनों का अलग है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट हमारा मिलेगा करेंट, वो 8 एम्पियर मिलेगा। ओके, और इस केस में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और 10 वोल्ट हो गया ना, ये हमारा 4 एम्पियर करंट है, और ये हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस है, और इसी केस में हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो 10 वोल्ट है और 8 एम्पियर है, ये भी हमारा कैसा कनेक्शन हो गया, ये भी हमारा सीरीज का कनेक्शन हो गया। तो सीरीज का कनेक्शन होगा तो हम इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं रिडक्शन टेक्निक से। तो यहाँ पर इसे हम रिड्यूस कर देंगे 10 वोल्ट को, तो हमें सिर्फ बचेगा 8 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो अब ये दोनों का डायरेक्शन देखेंगे तो हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 + 4 हमारा क्या होगा, 12। तो 12 एम्पियर हमें करंट सोर्स मिलेगा, 12 एम्पियर। और यहाँ पर हमारा 3 ओम है। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है कि वोल्टेज क्या हो गया। तो अब देखिए 12 ओम इस सर्किट से क्या करेगा, फ्लो करेगा, और 12 एम्पियर हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इस सर्किट से, और 3 ओम हमारा रेजिस्टेंस है। तो V = क्या होता है, I × R। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, V का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V = हो जाएगा 12 एम्पियर × 3 ओम। तो 12 क्या हो जाएगा, 36। तो 36 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, A, 36 वोल्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज। यहाँ पर ट्रांसफ़र पे लोड के केस में आपको मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, इफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू द लोड। तो इस मैक्सिमम इफिशिएंसी कितना होता है, तो जो हमारा ट्रांसफ़र के लोड के केस में मैक्सिमम इफिशिएंसी हमारा पावर का 50% होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ करेंट आई फ्लोइंग इन द 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शो इन द गिवन फिगर बिलो विल बी। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो करंट को फाइंड आउट करना है कि इस 1 ओम से हमारा करंट कितना फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई बता सकते हैं, ये इजीली आप क्या कर सकते हैं, मेश एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। मेश एनालिसिस यूज़ कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ना जी, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड लूप हो गया। इस केस में आप I1 मान लीजिए, इस केस में I2 मान लीजिए, और इस लूप में I2 में हमारा 5 एम्पियर गिवन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका I का वैल्यू 5 एम्पियर मिल जाएगा। I2 का वैल्यू 5 एम्पियर। हमें एनालिसिस में बताए थे कि यदि आपको करेंट सोर्स गिवन रहता है तो उस केस में हम KVL ओम्स लॉ का यूज ही नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट हमारा I का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस केस में हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 5 एम्पियर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चंस। यहाँ पर R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ये सर्किट है, इस सर्किट में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट मीन्स दैट कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है वो ऐड होता है। सीरीज के केस में रखते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, R1 + R2 कर देते हैं। यदि हमारा पैरेलल केस में रहेगा तो क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट = करते हैं 1/, पैरेलल केस में रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट = करते हैं 1/R1
प्लस 1/R2। ये तो आपको पता होगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल केस का बात मैं कर रहा हूँ। इक्वल्स लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यही दो रूल यूज़ करके हम इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 ओम है और ये केस हमारा क्या हो गया, सीरीज का केस हो गया। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब यहाँ पर इस सर्किट को हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा 4 ओम है, ओके, 3 कर देते हैं, नहीं 4 ओम है और यहाँ से हमारा 2 निकला है तो 2 हम टर्मिनल निकाल दिए। ऊपर में हमारा 5 1 6 ओम हमारा मिल गया तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 6 ओम लिख रहे हैं। ये 6 ओम हो गया। और नीचे केस में देखिए हमारा 2 ओम है और ये दोनों है तो यहाँ पर 2 ओम हो गया। और इस केस में हमारा 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल यहाँ से निकालते हैं, 6 ओम और 3 ओम। और ये तो दोनों टर्मिनल एक जगह पर मिल जाता है। 6 ओम हो गया और ये 3 ओम। ओके, और इस केस में देखिए यहाँ से एक टर्मिनल यहाँ निकला 8 ओम का, तो 8 ओम का यहाँ से निकालेंगे टर्मिनल। और यहाँ पर 8 ओम और ये हमारा इस जगह पे जाके मिल रहा है ना जी 6 ओम इस केस में, तो यहाँ पर 6 ओम का इस टर्मिनल पे मिक्स कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें ये इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 6 और 3 क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पर 8 ओम है और यहाँ पर भी हमारा कितना है, सॉरी ये 8 ओम नहीं है, ये 2 ओम है ना, 2 ओम और ये 8 ओम है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये पैरेलल कनेक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 3 हमारा पैरेलल कनेक्शन है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हम बताएं अभी R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 36 18 और 18 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट इसका मिलेगा 2 ओम मिलेगा। ओके, और ये दोनों देखिए अब कैसा कनेक्शन है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन है तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। ओके, अब 6 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में हो गया तो फिर से पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे। तो 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 6 6 को 24 और 24 डिवाइड बाई 10 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 2.4। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2.4। ये 2.4 हमारा ये पूरा का इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2.4। अब देखिए 6 ओम 2.4 और 8 ओम ये तीनों के हमारा क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं, तीनों का ऐड कर देते हैं। तो तीनों का ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 4 ओम है ना जी, ये 6 ओम गलत लिखा है, यहाँ पे 4 ओम है। ओके, 4 ओम है, 8 ओम है और 2.4 है। अब तीनों का ऐड कर देते हैं तो 8 4 12 12 और प्लस 2.4 कितना हो जाएगा, 14.4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14.4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया ए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 में हमारे क्या है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आर का वैल्यू फाइंड आउट करने यहाँ पे आपको क्या है, तो गिवन क्या है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या कीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो आपको V इक्वल टू पता है I इंटू आर होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R इक्वल टू V/I यूज करके। ओके, यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा और ये हमारा क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू रहता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में 10 × 10 डिवाइड बाय 10 + 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो 10 यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, 2 से इसके कैंसिल कीजिएगा 5, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया हमें 5 ओम, ये दोनों को मिलाकर। ओके, अब यहाँ पर देखिए R और 5 हमारा क्या है सीरीज केस में है, तो सीरीज के केस में तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपको 5 + R, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब R इक्विवेलेंट मिल गया है, करेंट आपको पता है 8 ओम है, आपको वोल्टेज पता है 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर R = निकाल लीजिए V/I करके, तो R = यहाँ पर हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर R = क्या हो जाएगा V/I, V कितना है 100, तो 100 वोल्ट डिवाइड बाय 8, और R इक्विवेलेंट कितना है 5 + R, तो 5 + R लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से काटिएगा 12.5। अब यहाँ पे 5 इधर आकर माइनस होगा तो क्या लिख सकते हैं R = 12.5 - 5, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 7.5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.5, कहाँ पर है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.5 ओम। देखिए 8 क्वेश्चन है, ये आपका सिविल से है। द परसेंटेज ऑफ अल्मुना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, यहाँ पर आपका अल्मुना का परसेंटेज पूछ रहा है गुड ब्रिक में। यदि आपका ब्रिक्स है तो ब्रिक्स में देखिए, ब्रिक्स में जब बनाते हैं तो उसमें कंपोजिशन होता है, तो मैक्सिमम जो मेजर कंपोजिशन जो होता है वो सिलिका का होता है। तो कौन कौन में हमारा कंपोजिशन का नाम याद रखिए, एक होता है सिलिका, दूसरा होता है अल्मुना, थर्ड हमारा होता है लाइम, और फोर्थ केस में हमारा होता है आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशिया का बहुत ही कम हमारा अमाउंट होता है। फोर्थ में क्या होता है आयरन ऑक्साइड। ओके, और एक हमारा मैग्नीशिया भी होता है बट इसका बहुत ही कम होता है। सिलिका का जो कंपोजिशन होता है इसका 50 से 60% होता है। कितना होता है 50 से 60% हमारा सिलिका होता है। एल्मुना का जो अमाउंट होता है वो हमारा 20 से 30% होता है। कितना होता है 20 to 30%। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आज अल्मुना पूछा है तो हो सकता है सिलिका पूछ दे या लाइम का पूछ दे, तो ये आपको याद रहेगा वैल्यू, तो आप इजीली माँ से आंसर दे सकते हैं। तो सिलिका कितना होता है 50 से 60%, अल्मुना 20 से 30%, लाइम का जो क्वांटिटी होता है वो लेस देन 10% होता है। ओके, और आयरन ऑक्साइड का कितना होता है लेस देन 7%, और मैग्नीशिया बोले बहुत ही कम होता है, तो लेस देन इसको 1% हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अल्मुना पूछ रहा है कि अल्मुना का हमारा कितना परसेंट होगा, तो 20 से 30%, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, 20 से 30%। नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर एक्चुअली ड्राई वेट का हम बात करते हैं, तो ड्राई वेट के केस में हमारा होता है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 50% ऑफ ड्राई वेट। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऐसे आपको 50% यहाँ पर मैक्सिमम है, एक्चुअल में होता है कितना, तो 12 to 15%, ठीक ना, 12 से 15%। यदि 12 भी रहेगा तो भी आप मान सकते हैं, 12 से 15% रहेगा तो भी आपका आंसर सही होगा। तो 12 से 15% हमारा ड्राई वेट का होता है वाटर ऑब्जॉर्प्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा बी। देखिए 10 क्वेश्चन में बोल रहा है यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, तो यहाँ पर आपको ब्रिक में यूनिट वेट पूछ रहा है, तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा 10th का बताइए कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 to 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। कितना होगा इसका राइट आंसर सी।
यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क के लिए जो यूनिट वेट होता है वो 90 से हम 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं। तो हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। अब डिस्टेम्पर हम यूज़ क्यों करते हैं कोट में, तो मेनली हम जो हमारा डिस्टेम्पर यूज़ करने का मेन पर्पज़ होता रहा वो इंटीरियर सरफेस को एक्सपोज ना हो वेदर के कंडीशन में, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। 12 क्वेश्चन देखिए। 12 में क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस्ट फॉर टिम्बर पेंटिंग। बताइए टिम्बर पेंटिंग के लिए मोस्ट कॉमनली पेंट कौन सा यूज़ करते हैं, रेड, बताइए कौन सा होगा, रेड लीड होगा, जिंक वाइट होगा, या फिर वाइट लीड होगा, या टाइटेनियम वाइट होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, वाइट लीड। क्या होगा राइट आंसर इसका, सी, वाइट लीड। ठीक, मोस्ट कॉमनली हम जो बेस यूज़ करते हैं टिम्बर पेंटिंग के लिए वो कौन सा यूज़ करते हैं, वाइट लीड। वाइट लीड क्या है, एक तरह का बेस है पेंट का। ओके। 13 देखिए, द पेंट वाट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि इसके लिए फायर के लिए, तो फायर रेजिस्टेंस के लिए जो पेंट यूज़ करते हैं वो मेनली हम कौन सा पेंट यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस पेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, यह हमारा फायर रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस पेंट। 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज फिल इन द ब्लैंक्स एट द फिक्स इन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम के फिक्स इन पर आपको मोमेंट पूछ रहा है कि मोमेंट कितना होगा। तो फिक्स इन पर आप कैंटिलीवर बीम का मोमेंट निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर लोड कैसा, यूडीओ लोड है। ठीक, यह है हमारा यूडीओ लोड है W पर मीटर। कितना यू लोड है, W पर मीटर। ओके, तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, हम टोटल लोड फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल लोड के लिए क्या करेंगे, हम W इंटू एल कर देंगे। तो टोटल लोड हमें मिल जाएगा W इंटू एल। तो टोटल लोड मिल गया। अब टोटल लोड एक्ट किस पे करता है, CG पे। CG इसका कितना होगा, L/2 पर। तो यहाँ पर टोटल लोड जो एक्ट करेगा इसका CG पर एक्ट करेगा। ठीक, W इंटू एल, और इस CG का डिस्टेंस कितना है, L/2। तो अब हमारा मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, W इंटू एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L इंटू 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट जो मिलेगा हमें WL इंटू L/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिलेगा WL² 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, D। 14 का राइट आंसर क्या होगा, D, WL² 2। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ टिप कैंटिलीवर बीम विथ कंसंट्रेटेड लोड P एट द लोड P एट द फ्री इन इज। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कैंटिलीवर बीम के केस में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पर हमारा क्या है, फ्री इन पर एक P लोड ऐड कर रहा है। ओके, तो अब हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा फ्री इंट पर। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें पूछ रहा है कि फ्री इंट पर ये डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा, PL/3EI होता है। कितना होता है, PL/3E इंटू आई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, PL/3EI। ओके, सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मास टू
एंड फ्रॉम द सिस्टम आर नोन एज। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है समझिए, द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम, ठीक, प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम आर नोन एज। इसे क्या बोलेंगे, टू और फ्रॉम सिस्टम आर नोन एज। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लो प्रोसेस। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए, फ्लो प्रोसेस होगा। ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस। द गैस कॉन्स्टेंट आर इज इक्वल टू द अप टू स्पेसिफिक हीट। तो दो स्पेसिफिक हीट जब भी रहेगा तो गैस कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, तो गैस कॉन्स्टेंट आर इक्वल टू होता है हमारे पास Cp माइनस Cv। क्या होता है, Cp माइनस Cv। ये भी हमारा स्पेसिफिक हीट है और ये भी हमारा स्पेसिफिक हीट है। एक्चुअली ये स्पेसिफिक हीट है एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर। और Cv जो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारा होता है। तो ये दोनों को हम जब डिफरेंट करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें R मिलता है गैस कांस्टेंट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट 18 देखिए। द एरिया अंडर द टेम्परेचर इंट्रोपी कर्व ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कर्व है, किसका कर्व है, टेम्परेचर एंड इंट्रोपी का। ये टेम्परेचर है और यहाँ पर इंट्रोपी है। इस केस में ये कर्व आपको इस एरिया जो है, ये एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये हीट अब्जॉर्ब को भी रिप्रेजेंट करता है और आपको हीट रिजेक्शन को भी आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए कार्नोट साइकिल बनाते हैं तो कार्नोट साइकिल हमारा 4 प्रोसेस यहाँ पर होता है कार्नोट साइकिल में, ठीक, हमारा इस तरह से बनता है ना कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोसेस मिलता है आइसोथर्मल का, और 2 प्रोसेस हमारा क्या होता है, आइडियाबैटिक होता है, और चारों जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक। हमारा ए से, जैसे यहाँ से बात करते हैं ए टू बी, ए टू बी हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन हो जाता है। उसी तरह बी से सी जब जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। अब फिर जब हम बात करते हैं सी से डी की ओर, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी से डी प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है, ठीक। यहाँ पर हीट आपको ऐड हो रहा था, तो इस केस में हमारा हीट क्या हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। इसी तरह सेम हम जब डी से ए की ओर प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पर आपको 4 प्रोसेस होता है आइसोथर्मल का, 2 प्रोसेस और 2 प्रोसेस आइडियाबैटिक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोट्रोपिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चंस। 20 में बोल रहा है कि ऑटो साइकिल इज आल्सो नोन एज। ऑटो साइकिल को किस नाम से जानते हैं, बताइए। ऑटो साइकिल को किस नाम से जानते हैं, ऑटो साइकिल को एक्चुअली कांस्टेंट वॉल्यूम से जानते हैं। यहाँ पर ऑटो साइकिल का बात करेंगे तो ऑटो साइकिल किसके नाम से जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और भी 3 है, उसको भी याद रख लीजिए। आपको कार्नोट साइकिल भी बताएं तो कार्नोट साइकिल को किस नाम से जानते हैं, तो कार्नोट साइकिल को कांस्टेंट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो कार्नोट साइकिल के यदि पूछेगा अदर नेम तो हम इसे कार्नोट साइकिल्स के कांस्टेंट टेम्परेचर से भी जानते हैं। और एक होता है रैंकिन साइकिल, उसे कांस्टेंट प्रेशर से भी जानते हैं। तो ये दोनों वैल्यू भी, दोनों नेम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको 20 क्वेश्चन है, इसमें मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को बताने का कोशिश किया है। तो आगे भी और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।